हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर क्लासेस। आज हम लोग का जो क्लास रहेगा बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री के लिहाज से रहेगा। ये जितने आप लोग नाम देख रहे हैं ये पार्ट जो है आपका मिडाइवल का पार्ट है, बट मैंने बस इसलिए रख दिया है रेफरेंस के लिए क्योंकि ये पार्ट जो है मुग़ल पीरियड और ये उत्तर मुग़ल काल जिसे हम लोग लेटर मुग़ल पीरियड कहते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि औरंगजेब के डेथ के बाद जब ये औरंगजेब का डेथ होता है 1707 में तो मुग़ल पीरियड डिक्लाइन पे आ जाता है। मुग़ल पीरियड डिक्लाइन होने लगता है, फिर उसके बाद उत्तर मुग़ल काल शुरू होता है जिसे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा करते हैं। ठीक है, तो एक बार रेफरेंस के तौर पर हम लोग नाम देख लेते हैं। बस ये नाम है, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नाम है, इसलिए हैं क्योंकि डायरेक्टली हम लोग पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसके बाद कौन था। ऑप्शन में दिया जा सकता है कि ऑप्शन में दिया जा सकता है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ठीक है, तो आप क्रोनोलॉजी में याद रखें, डेट याद रहे कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको नाम याद रखना होगा कि किसके बाद कौन आया था, इसके बाद ये आया था। ठीक है, तो हम लोग एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं बाबर। अभी हम लोग डिटेल में इसको तब पढ़ेंगे जब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए अभी टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, हम लोग बस अभी नाम देखते हैं। बाबर 2-3 बार इसको पढ़ेंगे, सारे नाम याद हो जाएंगे। 2-3 बार पढ़िए, कोई शॉर्ट ट्रिक इसका नहीं बन सकता क्योंकि जब आप किसी मान लीजिए अगर आप पीसीएस का मेंस लिखेंगे या जो है कोई मेंस का टॉपिक उठाएंगे आप लोग, तो इसमें नाम जो है ट्रिक से बनाने कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, आपको उसको डिटेल में ही पढ़ना होगा। तो हम लोग उसको मिडाइवल हिस्ट्री में इसको देखेंगे। अभी देख लेते हैं बस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बाबर 1526 से 1530 बहुत जो है फेमस राजा था। हम लोग मुग़ल पीरियड यहाँ से ही शुरू करते हैं। हुमायूं ये 1540 से 1555 तक मैंने इसलिए इसको लिखा है क्योंकि इस समय शेर शाह सूरी का राज था और हुमायूं जो है वो एग्जाइल पर थे। ठीक है, फिर वो 55 के बाद 1 साल के लिए राज करते हैं, फिर उनकी डेथ हो जाती है। फिर उनके बाद उनका बेटा आता है अकबर, जो कि बहुत कम उम्र में ही राजा बन जाता है, जो कि 1556 से 1605 तक उसका राज चलता है। फिर उसके बाद जहांगीर आता है। जहांगीर 1605 से 1627 तक राज करता है। फिर शाहजहां आता है 1627 से 57 तक राज करता है। फिर औरंगजेब आता है 1657 से 707 तक राज करता है और यहाँ पे मुग़ल पीरियड जो है डिक्लाइन करने लगता है और उत्तर मुग़ल का लेटर मुग़ल पीरियड शुरू हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूपीएससी 2003 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा राजा है जिसने अपने पिता को मरवाया था। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने शाहजहां को नहीं मरवाया था, उसने बस उन्हें कैद किया था। अजातशत्रु थे जिसने अपने पिताजी को मारा था, वो हम लोग मिडाइवल में देखेंगे जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, औरंगजेब ने शाहजहां को कैप्चर किया था, कैप्टिविटी में रखा था, लेकिन मारा नहीं था, बट कैप्टिविटी में रखने के दौरान शाहजहां की डेथ हो गई थी। ठीक है, ये हम लोग मिडाइवल में सारे पार्ट पढ़ेंगे, बस एक बार हो जाइएगा। नेक्स्ट एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। याद रखिए, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये क्रोनोलॉजी को आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर उत्तर मुग़ल पीरियड में हम लोग देखते हैं कौन कौन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बहादुर शाह फर्स्ट, जिसे हम लोग मुअज्जम के नाम से जानते हैं, जिनका पीरियड 707 से 712 तक रहता है। ठीक है, इन्हें हम शाह बेखबर भी बोलते हैं। शाह बेखबर क्यों बोलते हैं, जब अभी हमको इनका डिटेल पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। साहिब बेखबर। फिर जहांगीर शाह आते हैं। जहांगीर शाह 712 से 713 तक करते हैं। इनका जो पीरियड रहता है बहुत कम रहता है। उसके बाद फारूक शियर आते हैं 1713 से 1719 तक। याद रखिएगा, फारूक शियर ही वो राजा है जिसने इंग्लिश कंपनी को ग्रांट किया था। ग्रांट मतलब फरमान, शाही फरमान दिया था ताकि वो अपना बिजनेस कर सकें, ट्रेड कर सकें। फरमान दिया था, फरमान। इसी फरमान को जो है मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है ट्रेड के लिए, इंग्लिश ट्रेड के लिए, जिससे अंग्रेजों को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी।
फिर रफ़ी-उद-दरजात आते हैं 719 में, रफ़ी-उद-दौला आते हैं 719 में। इन दोनों की डेथ जो है बीमारी से होती है। रफ़ी-उद-दरजात की मौत जो है टीबी से होती है। अभी हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आते हैं। इनका नाम जो है, इनको बोला जाता था रंगीला। क्यों रंगीला बोला जाता था, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे। रंगीला बोला जाता था। इन्हीं के समय जो है बहुत सारे अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट निकलने लगे थे। जैसे कि आप हैदराबाद देख लीजिए, खान गिलकिस खान, अभी हम लोग उसको बारे में बताएंगे। अवध, ठीक है, ये सब कुछ इंडिपेंडेंट रियासतें, इंडिपेंडेंट स्टेट निकलने लगे थे मुगल से। फिर अहमद शाह, ये अहमद शाह अब्दाली वाला अहमद शाह नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये अहमद शाह है केवल, जिनका पीरियड 1748 से 1754 तक हुआ था। आलमगीर सेकेंड 1754 से 1758। अच्छा, अब आलमगीर इसलिए इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह, रंगीला, फारूक सियर, ये इंपॉर्टेंट राजाओं में से एक हैं, ठीक है। मोहम्मद कहाँ गए, हाँ, आलमगीर सेकेंड 1754 से 1758। अच्छा, एक आप नोटिस करिए ये टाइम पीरियड को, 1754 से 1758, इसमें एक सन आ जाता है 1757। जैसा कि हम लोगों को पता है सबसे फेमस युद्ध हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी किसके राज्य में हुआ था, किसके समय में हुआ था, याद रखिएगा, आलमगीर सेकेंड उस समय राजा थे। यहाँ से ही आपको एक एक दो दो नंबर कम से कम मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, वन वर्ड में मिल सकते हैं। फिर शाह आलम सेकेंड आए हैं 1759 से 1806 तक, याद रखिएगा। इसमें बैटल ऑफ पानीपत हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, उसको हम लोग और डिस्क्राइब में भी पढ़ेंगे। शाह आलम सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आलमगीर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ये आलमगीर सेकेंड है, ठीक है, ये आलमगीर सेकेंड है। आलमगीर फर्स्ट किसको बोला जाता था, याद रखिएगा, औरंगजेब को आलमगीर फर्स्ट भी बोला जाता था। आलमगीर फर्स्ट बोला जाता था औरंगजेब को, ठीक है। ये आलमगीर सेकेंड है, जिनका पीरियड 1754 से 58 रहा, जिनके शासनकाल में एक फेमस युद्ध हुआ जिसको हम लोग बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव की डेथ बाद में हो गई थी, उनके ऊपर बहुत आरोप लगे थे करप्शन के। वो इंडिया से पैसा लूट के ब्रिटेन के बहुत धनी लोग हो गए थे। बाद में उन्होंने सुसाइड कर लिया था, जब हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले उन्होंने सुसाइड कर लिया था, 1774 में उन्होंने सुसाइड किया था, ठीक है। तो हम लोग वो पॉलिटी का भी पार्ट है, हिस्ट्री का भी पार्ट है, कभी हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। शाह आलम सेकेंड 1759 1806 तक इनका राज रहा, जिसमें बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अकबर सेकेंड 1806 टू 1837, इन्होंने राजा की उपाधि दी थी मोहन राय को। उनका नाम मोहन राय था, जिसे इन्होंने राजा का उपाधि दी थी, इसलिए इनका नाम राजा राम मोहन राय पड़ा था, राम मोहन राय। इन्होंने क्या किया था, इंग्लैंड भेजा था रानी के पास एज एम्बेसडर, इन्होंने भेजा था। हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे जब हम लोग अकबर सेकेंड को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लास्ट किंग आते हैं बहादुर शाह। अच्छा, याद रखिएगा, जो 1806 शाह आलम के बाद 1803 में क्या हो जाता है कि बस जो मुगल होते हैं, बस वो नाम के मुगल होते हैं, ठीक है। केवल अंग्रेज जो है इनको संरक्षण देता है, ठीक है, जिसे हम लोग याद है, हम लोग पढ़े होंगे, सब्सिडरी अलायंस पढ़ेंगे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है कि वेलेस्ली ने जो है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस किया था, करना शुरू कर दिया था। और केवल शाह आलम सेकेंड से जो है, मतलब 1803 से शुरू हो जाता है संरक्षण, अंग्रेज जो है संरक्षण दिया करने लगते थे। ये केवल अब नाम मात्र के राजा थे, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो आ जाते हैं वो है आपके बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह सेकेंड 1837 से 1857, याद रखिएगा, सबसे फेमस रिबेलियन हुआ था इस समय 1857 का क्रांति, उसमें बहादुर शाह सेकेंड हुए थे। इनको हम लोग जफ़र इनका पेन नेम था, मतलब ये कविताएं वगैरह भी लिखते थे, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब इनके जो है कोर्ट में बैठते थे, तो इनका वैसे जो पेट नेम है उसको जफ़र बोला जाता था, जफ़र, जिन्हें बाद में रिबेल होने के बाद 1857 के रिबेल होने के बाद अपनी रानी के साथ इनको रंगून भेज दिया गया, बाद में वहीं पे उनकी डेथ हो जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, अभी मैंने जैसे बताया कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट बनना शुरू हो गए थे, इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए थे मुग़ल साम्राज्य से। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि अवध, हैदराबाद, बंगाल और कर्नाटक, ये जो चार है ये अलग होने लगते हैं, इनके अलग राजा होने लगते हैं, ठीक है। तो देखेंगे अवध का जो फाउंडर है वो कौन है, सादत खान कहा जाता था इनको। फिर हैदराबाद के चीन किल्किज खां कहा जाता था, जिसे हम लोग
एक निज़ामुल मुल्क नाम से भी जानते हैं, निज़ामुल मुल्क, निज़ामुल मुल्क नाम से भी इन्हें जाना ज़्यादा है। फिर बंगाल की हम लोग बात करें, बंगाल में, बंगाल पहले केवल बंगाल नहीं होता था, इसमें बिहार और उड़ीसा इंक्लूडेड था, ठीक है, बिहार और उड़ीसा इंक्लूडेड था, ठीक है। इनका जो इंडिपेंडेंट रूलर रहा वो रहे मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां जो है रूलर थे। फिर कर्नाटका में सादतुल्ला खां थे, सादतुल्ला खां थे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे ये सब जितने इंडिपेंडेंट हुए कब हुए, याद रखिएगा, किसके समय हुए, मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुए, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला इनका पेट नेम था, रंगीला, ठीक है। ये सारे इंडिपेंडेंट स्टेट कब हुए, इंडिपेंडेंट स्टेट कह लीजिए, रियासत कह लीजिए, ठीक है। तो ये कब हुए, मोहम्मद शाह रंगीला, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है उत्तर मुगल काल के राजा बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में, ठीक है। बहादुर शाह फर्स्ट का नाम और नाम, जिस नाम से उन्होंने उपाधि ग्रहण किया, जो उत्तराधिकार, एक्चुअली क्या है, उत्तराधिकार की लड़ाई होने लगी। इनकी लड़ाई अपने भाइयों से ही थी, तो इन्होंने दो लड़ाइयाँ लड़ी, एक जजाऊ का युद्ध और एक बीजापुर का युद्ध, ठीक है। और जब इन्होंने उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी तो मुअज्जम नाम से इन्होंने गद्दी पर विराजमान हुए, मुअज्जम, मुअज्जम, मुअज्जम नाम से, मुअज्जम नाम से गद्दी पर विराजमान हुए। सेकंड पॉइंट, इन्होंने दो युद्ध लड़ी, किससे, अपने भाइयों से ही युद्ध लड़ी, जजाऊ का युद्ध, जजाऊ, जजाऊ का युद्ध, ठीक है। जजाऊ का युद्ध अपने कौन से भाई से लड़े इन्होंने, आजम से, आजम के साथ लड़ा, आजम के साथ, ये उनके भाई थे। किसके भाई थे, बहादुर शाह के भाई थे। फिर उसके बाद दूसरी लड़ाई हुई बीजापुर, जो कि साउथ इंडिया में है, बीजापुर, बीजापुर, ये दोनों युद्ध हैं, बीजापुर युद्ध किए लड़े गए थे, जजाऊ का युद्ध आजम खां के साथ और बीजापुर के युद्ध काम बख्श के साथ, काम बख्श के साथ लड़ा गया था, ठीक है। काम बख्श के साथ लड़ा गया था, याद रखिएगा। पहले जजाऊ हुआ था, फिर बीजापुर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है और क्रोनोलॉजी याद रखना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मुगल पीरियड का हो, चाहे वो लेटर मुगल पीरियड का हो, क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, ठीक है। तो जजाऊ आजम खां के साथ और बीजापुर काम बख्श के साथ, और ये दोनों क्या थे, ये दोनों जो हैं बहादुर शाह फर्स्ट के भाई थे, बहादुर शाह फर्स्ट के भाई थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे जो है इन्होंने क्या किया, जो औरंगजेब का जितनी भी पॉलिसी थी वो बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, बहुत क्रूर थी, ठीक है। तो वो चाहते थे कि उसको थोड़ा सरल किया जाए, उसको आसान किया जाए, मतलब कि जो औरंगजेब थे वो बिल्कुल टॉलरेंट नहीं थे, बिल्कुल जो है हिंदू के प्रति टॉलरेंट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, अपने पॉलिसी में चेंजेस किए और एक जो है बहुत सहिष्णु शासक बन के उभरे। सहिष्णु शासक इनको बोला जाता है, सहिष्णु शासक मतलब टॉलरेंट, किसके तरफ, हिंदू राजाओं के तरफ, हिंदू किंग्स के तरफ ये थोड़ा जो है बहुत टॉलरेंट बने, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, इनका जो है बहादुर शाह के फर्स्ट के समय जो है इनका मराठाओं से हमेशा अनबन बनी रहती थी, ठीक है।
ये जो है उनको सरदेशमुखी तो देते थे, सरदेशमुखी और टैक्स, यहाँ पे मैं नोट में लिख देता हूँ, मैं नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, दो तरह के टैक्स होते थे, एक सरदेशमुखी होता था और दूसरा चौथ होता था। चौथ नाम है एक ही है, हिंदी में भी यही बोला जाएगा, सरदेशमुखी और चौथ। चौथ हम समझ रहे हैं कि 1/4 जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसका 1/4 दिया जाएगा। तो याद रखिए जो सरदेशमुखी और चौथ है बार बार क्वेश्चन में आता है, चाहे पीसीएस हो, एनटीपीसी हो, लेखपाल हो, पटवारी हो, कुछ भी एग्जाम हो, इसमें बहुत बार पूछा गया है सरदेशमुखी और चौथ से। याद रखिएगा सरदेशमुखी और चौथ जो है एक तरह के क्या हैं, ये टैक्सेस हैं जो कि किसके द्वारा लगाए जाते थे, मराठाओं के द्वारा। पढ़ेंगे हम लोग, मराठा पढ़ेंगे, उसमें और डिटेल में जाएंगे, ठीक है, मराठा के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है। तो सरदेशमुखी और चौथ जो है एक तरह का टैक्स होता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मराठाओं से हमेशा थोड़ा अनबन रहता था, इन्होंने क्या किया, बहादुर शाह फर्स्ट ने कहा कि सरदेशमुखी तो हम देने को तैयार है लेकिन हम चौथ नहीं देंगे। मतलब इनका जो था कि मराठाओं की तरफ हाफ हार्टेड जो था, झुकाव था, समझौता हाफ हार्टेड करते थे ये, ठीक है। तो सरदेशमुखी देते थे, चौथ नहीं देते थे। कौन, बहादुर शाह फर्स्ट। सरदेशमुखी गेव सरदेशमुखी एज टैक्स, ठीक है, टैक्स देते थे, सरदेशमुखी दिया जाता था। बहादुर शाह फर्स्ट ही है जो साहू जी महाराज, इनको हम लोग मराठा में हम लोग पढ़ेंगे, मराठा किंग में, साहू जी महाराज को अपने कैप्टिविटी से रिलीज़ किया था, आज़ाद किया हुआ था, ठीक है, ताकि जो है मराठाओं से भी थोड़ा समझौता बना रहे, पीस बना रहे, ठीक है। था तो हाफ हार्टेड ही समझौता, ठीक है, क्योंकि ये सरदेशमुखी ही देते थे, चौथ देते नहीं थे, ठीक है, इनसे हाफ हार्टेड ही समझौता होता था। बट साहू जी को छोड़ के इन्होंने जो है पीस की जो है पॉलिसी अपनाई। साहू जी बहुत इंपॉर्टेंट है मराठा में हम लोग पढ़ेंगे, साहू जी इंपॉर्टेंट रहे हैं पेशवा। तो जो है साहू जी जो हैं इनको रिलीज़ किया गया, किसके द्वारा, बहादुर शाह फर्स्ट में। सब इंपॉर्टेंट है, किसके सर, मुअज्जम नाम से इन्होंने थ्रोन हासिल किया, ठीक है, गद्दी पे बैठे। दो भाई थे इनके, आजम और कामबख्श, जिनके साथ इनकी लड़ाई हुई, जजाऊ और बीजापुर, तब जाके इन्होंने गद्दी हासिल की, ठीक है, याद रखिएगा, भाई थे, ठीक है। ये सहिष्णु शासक थे, मतलब औरंगजेब की जितने भी ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी, मतलब जो क्रूर उनकी पॉलिसी थी उसको थोड़ा सरल किया, सरल करने के बाद ये सहिष्णु शासक की तरह उभरे, जिसको हम लोग टॉलरेंट बोलते हैं, जिसमें इन्होंने हिंदू किंग के तरफ जो है समझौता रखना शुरू किया, उनको हाई टाइटल्स देते थे जिससे वो पीस बना रहे, ठीक है। मराठाओं के प्रति थोड़ा सा अनबन रहता था, केवल उनको वो सरदेशमुखी देते थे। सरदेशमुखी एक तरह का टैक्स है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सरदेशमुखी और चौथ। सरदेशमुखी और चौथ के एक तरह का टैक्सेस है जो कि मराठा के द्वारा लिया जाता था, ठीक है। साहू जी को ये रिलीज़ करते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे बंदा बहादुर, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है गुरु गोविंद सिंह के बारे में, इन्हीं बहादुर शाह फर्स्ट में गुरु गोविंद सिंह जो हैं, बहादुर शाह फर्स्ट को मिलिट्री प्लस स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे। किसको देते थे, बहादुर शाह फर्स्ट को मिलिट्री प्लस स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी देते थे बहादुर शाह फर्स्ट को। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जी के बाद जो है इनका जो डिसाइपल रहता है, जो इनका शिष्य होता है, उनका नाम रहता है बंदा बहादुर, ठीक है, जिनसे बहादुर शाह फर्स्ट का इतनी बहुत ज़्यादा कॉन्साइल नहीं रहता, जो है बनता नहीं है, समझौता नहीं हुआ रहता है। तो इनको हम लोग देखेंगे बाद में आने वाले समय में जो राजा हैं कैसे इनको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उस समय का हम गुरु गोविंद सिंह जी की अगर बात किए तो याद रखिएगा जो है लोहगढ़ का एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ लोहगढ़, ठीक है, बैटल ऑफ लोहगढ़ हुआ था, ठीक है। जिसमें क्या था कि बंदा बहादुर ने टेक पार्ट किया था, इसमें बात किया था। और जो लोहगढ़ है ये क्या था, सिख
जो है, जो कि पंजाब प्रोविंस में ये राज किया करते। लोहगढ़ उस समय उनका कैपिटल हुआ करता था। लोहगढ़ जो है कैपिटल हुआ करता था, ठीक है, कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह से रिलेटेड मिलिट्री और स्पिरिचुअल गाइडेंस देते थे, ठीक है। उनका जो डिसाइपल था बंदा बहादुर, जिसे लक्ष्मण दास भी बोला जाता था, लक्ष्मण दास भी बोला जाता था, जो कि शिष्य थे, किसके शिष्य थे? गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे, ठीक है। फिर बैटल ऑफ लोहगढ़ हुआ, जो कि सिखों का जो राजपाट था उनका कैपिटल हुआ करता था, ठीक है। और जो सिख थे ये सतलज और यमुना के बीच में राज किया करते थे। जो उधर का एरिया था सतलज और यमुना साइड का, मतलब पंजाब, एक तरह से आज का पंजाब देख लें, तो उधर में ये राज किया करते थे। और उनका जो कैपिटल था वो लोहगढ़ था। गुरु गोविंद सिंह, उनका जो डिसाइपल था, शिष्य था बंदा बहादुर, जिसका नाम लक्ष्मण दास था। बैटल ऑफ लोहगढ़ हुआ, लोहगढ़ जो है सिख कैपिटल थी, ठीक है। और जो इनका राजपाट होता था वो सतलज और यमुना साइड से था। थैंक यू।